हरिओम। नमस्कार। कक्षा 10वीं गद्यखंड का तीसरा पाठ ततारा वामेरो कथा, और इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई जी। तो आइए व्याख्या के साथ देखते हैं। लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ था। लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आपको आमंत्रित किया गया। इन्हीं दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का आप कार्य संभाल रहे थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सचित्र चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। मतलब कि एक तरह से उन्होंने वहाँ के समाज के जनजातियों के ऊपर एक शोध किया। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। अपने रचना कर्म के लिए आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आपकी प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा, अनदेखा और काला पानी। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती है। इससे जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ तो लीलाधर मंडलोई ने ही लिखा है। प्रस्तुत पाठ ततारा वामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। इस द्वीप में विद्वेष की भावना बहुत गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहां बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है, यह इस कहानी का एक मूल्य है, और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युवक को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। तो आइए देखते हैं ततारा वामेरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार,
जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। और निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार ये दोनों द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, यानी एक थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसकी इस त्याग की वजह से वह चर्चित था और सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे सब लोग याद करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। यानी कहीं भी वह मदद के लिए हमेशा तैयार। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। सबको मानना था कि इसके तलवार में अद्भुत शक्ति है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, यानी सूर्य अस्त होने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चह चहाहटें सनई सनई छीण हो रही थी। उसका मन शांत था, विचार मग्न। ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगे किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। सुध बुध खोना यह मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है कि वह एकदम मुग्ध हो गया, अपना होशो हवस खो बैठा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा कहते हैं अचेतन अवस्था, जब आदमी जगा हुआ भी न हो और सोया हुआ भी न हो, उस बीच की स्थिति को तंद्रा कहते हैं। तो चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया जिस तरफ से उसे वह मधुर गीत की संगीत सुनाई पड़ रहा था। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी उस युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है, बिना कुछ बोले निःशब्द देख रहा है। एकाएक
ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, यानी वामीरा को गीला कर गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ऐसा ततारा ने विनम्रता से पूछा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत करके अपने ऊपर उसने नियंत्रण करते हुए और बेरुखी से, लापरवाही से उत्तर दिया। क्या उत्तर बोध करती है? पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? असंगत यानी जिस प्रश्न के करने का कोई तुक न हो। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। ऐसा उसने बताया कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, यह देना मेरे लिए आवश्यक नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सूध-बूध खोए हुए था। फिर से वही मुहावरा, सूध-बूध खोना। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, वही प्रश्न, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। युवती झुझला उठी, बार बार एक ही प्रश्न से। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित था। वो पूरी तरह से उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ाए हुआ था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरू, एक रस खोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। युवती ने अपना नाम बताया, वामीरो, वामीरो। वाह, कितना सुंदर नाम। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध से दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। वह चाह रही थी कि मुझे उस लड़के का याद न आए, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रही थी। एक झल्लाहट से उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। सोच रही थी कि मन से अब इस बात को याद नहीं करेंगे। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में
तैर रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, श्रेयस्कर उन्हें उचित समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। निर्निमेष, निर्निमेष का अर्थ होता है लगातार, बिना पलक झपकाए, एकटक याचक की तरह उसकी प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे, दोनों हृदय से दुखी थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। दिन भी उनका बहुत ही नीरस बीता। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी थी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उसी चट्टान पर पहुंच गया। वामेरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामेरो न आई तो तरह तरह के प्रश्न उसके मन में आ रहे थे। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने को था, उसकी आशा की किरण धुंधली हो रही थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह मुहावरा है, खुशी का ठिकाना न रहना। सचमुच वह वामीरो थी और वामीरो को देख के ततारा की खुशी का ठिकाना न रहा, यानी बहुत प्रसन्न हो गया। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, बिना कुछ आवाज किए दोनों चुप। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वाबिरो सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निर्निमेष यानी एकटक देखते रहते। बस भीतर समर्पण का जो अनवरत गहरा रहा था और भीतर से दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को अर्पित कर रहे थे। वह लगातार अनवरत यानी कंटिन्यूअस, लगातार गहरा होता जा रहा था। दोनों के प्रेम बढ़ते जा रहे थे। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। भांप लेना यह मुहावरा है, यानी पता कर लिया। मूक प्रेम जो शांत था, बिना कुछ शब्द किए, खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी, ततारा पासा का, और दोनों का संबंध संभव न था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, लेकिन दोनों अडिग रहे। दोनों अपने फैसले पर कायम थे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रतिदिन प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे थे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसका मन
कहीं अलग था, वामिरों के प्रति था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयबस आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थीं, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोने लगी। ततारा बेवल हुआ यानी व्याकुल हो गया उसको रोता देख करके। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है क्या करें क्या न करें स्थिति में था। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां पहुंची और दोनों को देख करके आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना ये मुहावरा है, यानी गुस्से में वह आग बबूला हो गई, बहुत क्रोध किया उसने। गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी। ततारा को इस तरह से अपमानित किया, तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। आवाजें उठाना ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ है कि उसके विरोध में बोलने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, क्षोभ यानी दुख था, वही अपनी असहायता पर खींच भी था, नाराजगी भी थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब तक कोई राह सूझती उसने क्रोध का समन करने के लिए उसमें शक्ति भर करके और उसे धरती में घोंप दिया, यानी अपनी तलवार को धरती में गड़ा दिया और उसे ताकत से खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा था। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते बहुत दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर भी सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। सिहर उठना मुहावरा है, इसका अर्थ है कि वह सब लोग डर गए। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा ता ता रा पुकार रही थी। ततारा लौलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का यह मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से 96
में दूर स्थित है। निकोबार इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। ततारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। और इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। प्रश्न का उत्तर आपको इस लिंक के साथ में दे दिया जाएगा और अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।